नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसके पहले कक्षा 1 और कक्षा 2 दोनों हो चुकी हैं। आप उन्हें जाके इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है निरंतर आवेश वितरण क्या है। देखिए, आप जानते हैं, आपने आवेश के क्वांटमीकरण में पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ में आवेश की जो न्यूनतम मात्रा है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगी। किंतु प्रयोगों में ऐसा पाया गया कि जो किसी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा से ज़्यादा होती है। ठीक, चूंकि आवेश विविक्त होता है तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी पदार्थ में आवेश का वितरण निरंतर है। इसे ही निरंतर आवेश वितरण कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, आवेश क्वांटमीकृत होता है और आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। किंतु व्यवहार में पाया गया कि आवेशित पदार्थ में आवेश की जो मात्रा है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा की तुलना में अत्यधिक होती है। ठीक है, तो इसके लिए ये माना गया कि किसी भी पदार्थ में आवेश का जो वितरण है वो निरंतर होता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब आप किसी पदार्थ को क्या करते हैं, आवेश देते हैं। क्या देते हैं? आवेश देते हैं। तो ये आवेश इस पृष्ठ या इस चालक में पूरी तरह फैल जाता है। चूंकि हमने देखा है कि जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही आवेश, यानी Q इक्वल टू Ne। क्या देखा हमने? Q इक्वल टू Ne, यानी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही क्या होता है, आवेश होता है। परंतु व्यवहार में ये पाया गया कि चालक या किसी भी पदार्थ के किसी सिरे पर आवेश का जो वितरण है वो स्पष्ट होता है, कंटिन्यू होता है, और इसे ही क्या बोला गया, निरंतर आवेश वितरण बोला गया। ठीक, चलिए अब आगे क्या है, निरंतर आवेश वितरण के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तो पहला प्रकार है रैखिक आवेश वितरण, और दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। ठीक, तो रैखिक आवेश वितरण यानी आपका कोई चालक सीधी रेखा वाला, यानी जिसकी लंबाई हो, उस चालक में आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। अब पृष्ठीय आवेश वितरण, मान लेते हैं हमारे पास एक चालक है जिसका एक क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल में हमने क्या किया, Q आवेश दिया, तो ये इस पूरे पृष्ठ पर फैल गया, पूरे पृष्ठ पर फैल गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। अब आयतन आवेश वितरण क्या है? तो मान लेते हैं हमारे पास इस प्रकार का एक चालक है, घन है। ठीक, हमने क्या किया, इसको आवेश दिया Q, तो ये इसके पूरे में क्या हो गया, फैल गया। इसे ही क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ठीक, तो चलिए हम इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या है? पहला है रैखिक आवेश वितरण। तो अब आप देखिए, परिभाषा देखिए, जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक सीधा या वक्री हो पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। स्पष्ट है? अब देखिए भाई, ये है मेरे पास एक चालक जिसको आवेश दिया गया धनावेश, तो ये इसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। पर यदि मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, L है, और इसको आवेश कितना दिया गया, Q, तो इसके प्रति एकांक लंबाई में, L लंबाई में कितना आवेश है, Q है, तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की जितनी मात्रा होगी उसे क्या कहते हैं,
रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन L। रैखिक आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिए, चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए, चूंकि लैम्डा बराबर क्या है? Q अपॉन L है, और Q यानी आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है ना, बटे लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रा क्या आ जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। ठीक, अब देखिए, मान लेते हैं चित्रानुसार कि L लंबाई का एक रेखीय चालक है, पर आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है। इस चालक की लंबाई dl के अवयव, एक छोटे से अवयव की बात की, ये अवयव की बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी है? dl, पर आवेश की मात्रा q हो, तब एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? लैम्डा बराबर dq अपॉन dl, या आवेश बराबर लैम्डा गुणा dl। ये dl कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ठीक, तो क्या आ गया? लैम्डा बराबर dq बटे dl। तो ये हो जाएगा आपका रैखिक आवेश घनत्व। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब चूंकि ये हमारे पास एक चालक था, इसके एकांक लंबाई के आवेश dq को क्या बोला गया? लैम्डा बराबर dq अपॉन dl। ठीक, या इसके आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? इसके आवेश की मात्रा हो जाएगी लैम्डा इंटू dl। अब देखिए, यहाँ पर है आवेश लैम्डा इंटू dl, या क्या है? dq। क्या है? या तो dq है या लैम्डा इंटू dl है। इससे r दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P है। r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, या जिस पर लगने वाला बल कितना होगा? कितना बल होगा? तो आप देखिए, कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं? F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 और Q2 क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। Q1 और Q2 क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। अब यहाँ पर आवेश कितना है? dq है। यहाँ पर आवेश मान लेते हैं परीक्षण आवेश है Q0। तो लगने वाला बल कितना होगा बताइए? F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 dq एक आवेश है और Q0 दूसरा आवेश है, बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r है। या dq की जगह आप क्या लिख सकते हैं? dq की जगह आप लिख सकते हैं F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, dq की जगह आप लिख दीजिए लैम्डा इंटू dl इंटू Q0 अपॉन r का वर्ग। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये होगा इस छोटे से अवयव के कारण बिंदु P पर उपस्थित परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत बल। कितना आ गया? dF बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा इंटू dl Q0 अपॉन r का वर्ग। अब यदि हमें संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण के कारण, संपूर्ण यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के कारण परीक्षण आवेश पर कुल बल की गणना करनी, तो क्या करेंगे हम? इसी को क्या करेंगे? समाकलित कर देंगे और लिख देंगे लिमिट L। तो ये हो जाएगा कि पूरे चालक के कारण इस बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर बल। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रैखिक आवेश वितरण क्या है, रैखिक आवेश घनत्व क्या है, उसका मात्रक पढ़ा। ठीक है, इसके बाद इस छोटे से अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित एक परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल की गणना किया। तत्पश्चात हमने पूरे चालक के कारण बिंदु Q पर या आवेश Q0 पर लगने वाले बल की गणना को कर लिया। ठीक,
चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या आएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या आएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो भाई जैसे क्या था, रेखीय आवेश वितरण था। क्या था कि चालक कैसा हो, रेखीय हो, चाहे वो सीधा हो या वृत्ताकार हो या सर्पिलाकार हो, कैसा भी चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है तो इसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी किसी भी क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण समान होगा तो हम उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। अब पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ds है, और इस पर आवेश की मात्रा कितनी है, dq है। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, dq बटे ds होगी। और इस dq बटे ds को ही बोला जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक होगा कूलाम, सरफेस क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर का वर्ग। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम बटे मीटर का वर्ग या कूलाम प्रति मीटर का वर्ग इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए गणितीय रूप क्या कह रहा है कि मान लेते हैं चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, s है। इसके किसी अवयव ds पर, छोटा सा अवयव, ये वाला अवयव, छोटा सा अवयव ds पर आवेश की मात्रा कितनी है, dq है। तब आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा dq अपॉन ds, या उस छोटे से भाग पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होगी, सिग्मा इंटू ds, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब सीधी सी बात है, इस छोटे से अल्पांश के कारण हम क्या कर लें, इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल की गणना कर लेते हैं। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो आवेश dq के कारण उससे r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा भाई, कूलाम के नियम से एक आवेश dq है, एक आवेश Q0 है और दूरी r का वर्ग है, तो ये हो जाएगा। ठीक, dq की जगह हमने क्या रख दिया, dq बराबर क्या पढ़ा हमने, सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू ds। तो dq की जगह क्या रख दिया, सिग्मा इंटू ds रख दिया और Q0 तो पहले से है। तो ये हो गया अल्पांश के कारण। अब संपूर्ण पृष्ठ के कारण लिख लें, तो संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर बल कितना होगा, हम क्या कर देंगे, इसको समाकलित करके लिमिट लगा देंगे s और वही वैल्यू लिख देंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्या है भाई, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। तीसरा क्या है, आयतन आवेश वितरण। तो आपको पिछली दोनों परिभाषाओं से अब तीसरी जो परिभाषा है वो बन जाएगी। क्या लिखा है देखिए, जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर होता है, किस पर होता है, संपूर्ण आयतन पर होता है, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब भाई आयतन आवेश वितरण हो गया तो आयतन आवेश घनत्व भी निकाल लेते हैं। आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रति एकांक आयतन पर, रेखीय में प्रति एकांक लंबाई पर, पृष्ठीय में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर और आयतन में प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा आपने पहले देख लिया है। तो वहाँ हो गया, इसे देखिए रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है और इसे प्रदर्शित किया जाता है रो से। ठीक, किससे प्रदर्शित किया जाता है, रो से। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं
कि इसका आयतन कितना है, dv है, और इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है, dq है। तो एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होगी, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, dq/dv। और इसे ही क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। तो रो बराबर क्या लिखेंगे, dq/dv लिख देंगे। तो सीधी सी बात, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक मीटर की घात 3। तो क्या जाएगा, इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर की घात 3 होता है। ठीक, मान लेते हैं गणितीय रूप में, क्या मान लें कि एक आयतन भी है, किसी चालक का आयतन भी है, उसमें आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है। अब यदि उसके आयतन अवयव dv में आवेश की मात्रा कितनी है, अल्प हो, dq हो, तो आयतन आवेश घनत्व कितना होगा, dq बराबर वो रो बराबर dq/dv, या dq बराबर उस छोटे से आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा dq बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू dv। जैसे हमने पिछले दोनों प्रश्नों में किया, वैसे ही हम क्या करेंगे कि इस छोटे से अल्पांश के कारण इस Q0 पर लगने वाले बल की गणना करेंगे। इसके बाद इस पूरे चालक के कारण इस Q0 पर लगने वाले बल की गणना कर लेंगे। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए, आवेश के अवयव dq के कारण r दूरी पर स्थित लगने परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा भाई, dq इंटू Q0/r का वर्ग। dF बराबर क्या होगा, 1/4πε0 dq इंटू Q0/r का वर्ग। अब dq की वैल्यू क्या रखा हमने, रो इंटू dv। तो dq की जगह क्या रख दिया, रो इंटू dv रख दिया, और Q0 तो Q0 है। अब ये किसके कारण हुआ, अवयव के कारण हुआ, पर संपूर्ण आयतन के कारण कितना होगा लगने वाला कुल बल। तो हम क्या करेंगे, समाकलन लगा देंगे और लिमिट लगा देंगे v। यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, यानी इस पूरे टॉपिक का नाम क्या है, निरंतर आवेश वितरण। ठीक, चलिए आगे क्या है हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। चलिए, तो स्थिर वैद्युत बल की जानकारी देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, तो हैं कूलाम महोदय। और गुरुत्वाकर्षण बल की जानकारी देने वाले वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन महोदय। ठीक, तो आपने कक्षा 11वीं में न्यूटन महोदय के गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था कि दो द्रव्यमान युक्त पिंड जिनके द्रव्यमान लेते हैं m1 हैं और m2 हैं। कौन कौन से हैं, m1 हैं तथा m2 हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, इनके मध्य आकर्षण बल लगने वाला बल होगा Gm1 m2 बटे r का। ये आपने पढ़ा है ना कक्षा 11वीं में। तो भाई हमें स्थिर वैद्युत बल भी निकालना है और गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालना है। ठीक, स्थिर वैद्युत बल किनके मध्य लगते हैं, आवेशों के मध्य लगते हैं। और हम जानते हैं कि प्रत्येक आवेश का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर 3 निकाय बना लेते हैं। एक बना लेते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करेंगे। फिर दूसरे निकाय में हम धनावेश के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। इसके बाद हम ऋणावेश और ऋणावेश के मध्य स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। ठीक, तो हम इन्हें 3 पद में करेंगे। तो हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी प्रकार
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा भाई, द्रव्यमान की जरूरत तो होगी ना गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में इन तीनों निकाय के लिए अलग अलग वैल्यू रखेंगे, और Fe और Fg में, Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के मध्य हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो आप पाएंगे कि हमेशा हमेशा स्थिर वैद्युत बल की वैल्यू गुरुत्वाकर्षण वैल्यू की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, अब कितनी ज़्यादा होगी, तो कितनी ज़्यादा होगी ये देखने के लिए हम यहाँ देख लेते हैं कि देखिए, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा तो उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻39 गुना ज़्यादा, कितना गुना ज़्यादा होगा, 10⁻39 गुना। कौन ज़्यादा होगा, Fe ज़्यादा होगा Fg से। इसी प्रकार जब प्रोटॉन प्रोटॉन होगा तो इनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना ज़्यादा होगा। कितना होगा, 10⁻36 गुना। ये देखिए यहाँ पर, जब दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात देखा जाता है तो कितना प्राप्त होता है, 10⁻36 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लिए, 10⁻36। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल देखा जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल देखा जाता है तो स्थिर वैद्युत बल की वैल्यू 10⁻42 गुना हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 10⁻42 गुना ज़्यादा प्राप्त होती है। किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻42 गुना ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होता है। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि यदि धन और ऋण के बीच Fe और Fg की तुलना करें तो Fe और Fg की तुलना करें तो Fe की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, 10⁻39 गुना ज़्यादा होगी। इसी प्रकार जब धन और धन यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर भी Fe की वैल्यू Fg से क्या होगी, ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, 10⁻36 गुना। और जब ऋणावेश और ऋणावेश की बात करेंगे तो यहाँ पर भी Fe की वैल्यू ज़्यादा होगी Fg से। कितनी वैल्यू ज़्यादा होगी, 10⁻42 गुना ज़्यादा होगी। ठीक, चलिए, तो ये क्या है, आवेश है। ठीक, तो आप देखें कि तीनों ही पद में Fe की वैल्यू Fg से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर हमें ये बात भी ध्यान रखना होगा कि Fe जो है इसकी दो प्रकृति होती है, यानी ये आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होता है। क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक, जबकि Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल केवल कौन सी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, चल अब आगे क्या है, अब है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें समानताएं कौन कौन सी हैं दोनों। इसके बाद हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी असमानता है। ठीक, तो सबसे पहले हम समानताएं देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है, दोनों जो बल हैं वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, यानी Fe अनुक्रमानुपाती होता है 1/r के वर्ग के और Fg भी अनुक्रमानुपाती होता है 1/r के वर्ग।
ठीक, तो दोनों क्या कर रहे हैं भाई, दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहे हैं। दूसरा क्या है, दोनों बल निर्वात में भी लगते हैं। दोनों बल किस में लगते हैं, निर्वात में लगते हैं। ठीक, और हम देखेंगे कि स्थिर वैद्युत बल किस में काम करने लगता है, माध्यम की उपस्थिति में भी काम करता है। ठीक है ना। ठीक, जबकि चल नेक्स्ट क्या है देखिए, तीसरा क्या है, यह एक संरक्षी बल है। यह क्या है, एक संरक्षी बल। दोनों संरक्षी बल हैं भाई, दोनों क्या हैं, संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या होते हैं, जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल कहलाता है। हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था ये डेफिनेशन। ठीक, याद कीजिए आप जरा। ठीक, अब तीसरा क्या होगा, ये दोनों बल कैसे बल हैं, केंद्रीय बल हैं। तो इनमें समानताएं कौन कौन सी हैं, पहला, दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दूसरा, दोनों बल निर्वात में कार्य करते हैं। तीसरा, ये दोनों बल संरक्षी बल हैं। चौथा, ये बल केंद्रीय बल भी। केंद्रीय बल मतलब, केंद्रीय बल का अर्थ है ये बल दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। किसके अनुदिश कार्य करता है, दोनों को मिलाने, चाहे वो द्रव्यमान हो चाहे वो आवेश हो, दोनों आवेशों या दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के मध्य ही कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब हम देखते हैं कि दोनों में असमानताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। तो देखिए, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। अब मुख्य अंतर क्या है, तो हमने पढ़ा था, अभी देखिए हमने ये देखा था कि आकर्षण बल, वो स्थिर वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। तो पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि स्थिर वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, जबकि यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, अभी हमने दूसरा अंतर में देखिए कुछ देर रुके थे, क्या रुके थे यहाँ पर, जबकि के बाद, जबकि यहाँ पर है, उसका आंसर क्या है, स्थिर वैद्युत बल का जो वैल्यू है वो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि इसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। हम देखेंगे या देख भी चुके हैं कि माध्यम पर निर्भर करता है। हमने देखा है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 बटे R का वर्ग। के क्या है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक है, और परावैद्युतांक किसी पदार्थ का ज़्यादा होगा, के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि F व्युत्क्रमानुपाती है के की। तो ये है संबंध। ठीक, तो इसी संबंध में क्या कहा गया कि स्थिर वैद्युत बल का जो मान है आवेश के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण का बल का मान दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए तीसरा अंतर भी हमने पढ़ लिया है। तीसरा अंतर क्या पढ़ा, ये देखिए कि Fe हमेशा ज़्यादा होगा Fg से। कितना ज़्यादा होगा, 10 की घात 39 गुना, 10 की घात 36 गुना, 10 की घात 42 गुना, अलग अलग परिस्थितियों में। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत बल एक प्रबल बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल है। ठीक, चल अब नेक्स्ट क्या है भाई, अब है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यदि हमारे पास एक गोल चुंबक हो, आप घर में एक प्रैक्टिकल करते होंगे, इस प्रकार एक गोल चुंबक है। ठीक, तो आप देखेंगे कि आपके पास ये मान लेते हैं गोल चुंबक है। अब आप इसके पास कोई अन्य चुंबक लाएंगे, ठीक, तो आप पाएंगे कि या तो इसे आकर्षित करेगा या तो क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित कर देगा, करेगा ना, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। पर अब आप देखिए कि
मान लेते हैं हम क्या कर लेते हैं, ये इसे प्रतिकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब यदि इस चुंबक को हम क्या करें, इसके आसपास घुमाएं, तो आप देखेंगे एक आभासी या ऐसा क्षेत्र प्राप्त होता है, एक ऐसा क्षेत्र प्राप्त होता है जिसके अंदर जैसे ही हम इस चुंबक को लाने का प्रयास करते हैं, इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे क्यों, क्योंकि भाई ये चुंबक के कारण उत्पन्न क्षेत्र है, इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई आवेश किसी बिंदु पर या किसी स्थान पर रखा होता है, तो यह भी अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है जिसके अंदर कोई समान प्रकृति, क्योंकि यहाँ पर कौन सा धनावेश है, यदि हम धनावेश लाएंगे तो क्या करेगा, ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यहाँ पर भी प्रतिकर्षण बल, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण। ठीक, जैसे ही हम इस पर लाएंगे तो ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इस आभासी क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, विद्युत क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया है, विद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा क्या कहती है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह किसी अन्य आवेश पर बल लगाता है या बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब यहां पर दो शब्द आपको समझने होंगे, एक ये आवेश है और एक ये आवेश है। चूंकि विद्युत क्षेत्र इसके कारण उत्पन्न हुआ है, इसके कारण, तो इस आवेश को नाम देंगे स्रोत आवेश। क्या बोलेंगे हम इसे, स्रोत आवेश। और जिसको हमने परीक्षण के लिए लाया है उसे हम बोलेंगे परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। ठीक, अब देखिए यहां पर दिया है कि उस आवेश को जिसका विद्युत क्षेत्र विचाराधीन होता है, किसका विचाराधीन है, इसका, तो उसे क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। और उस आवेश को जिस पर बल लगता है या जो बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये है हमारा प्लस क्यू आवेश, इसके कारण चारों ओर यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गई, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र। इस बिंदु पर भी परीक्षण आवेश, वो इस स्रोत आवेश रखा है। ठीक है, अब हम इसके किसी भी बिंदु पर क्या ले आते हैं, एक परीक्षण आवेश Q0 ले आते हैं। तो इस दोनों के मध्य क्या काम करेगा, बल काम करेगा, बल काम करेगा। अब यदि ये परीक्षण आवेश का परिमाण एकांक हो जाए, क्या हो जाए, परिमाण एकांक, परीक्षण आवेश का परिमाण एकांक हो जाए, यानी Q0 परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, मान लेते हैं F बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, F। और यदि अब एकांक परीक्षण आवेश पर बल लगा जाए तो जितना बल लगेगा इस एकांक परीक्षण आवेश पर, उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और उसे E से प्रदर्शित करते हैं, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, एकांक धनावेश ना, जितने बल का अनुभव करता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो E बराबर क्या लिख सकते हैं हम, F अपॉन Q0। क्या लिखा जा सकता है, E बराबर F अपॉन Q0। तो मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और Q का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या विमीय सूत्र होगा, बताइए जरा इसका विमीय सूत्र, MLT-2 किसका विमीय सूत्र होगा, न्यूटन का, और AT हो जाएगा कूलाम का।
तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है भाई, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो मान लेते हैं हम कि एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। किस पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। इसके कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो, क्या स्थापित हो गया, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया E। ठीक, इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या लाया, एकांक धनावेश ले आया जिसका परीक्षण आवेश कितना है, मान लेते हैं Q0 है। दोनों के बीच की दूरी यानी O से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, R है। तो भाई Q और Q0 पर लगने वाला कूलाम बल कितना होगा, कितना होगा कूलाम बल, A1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R का वर्ग, यही होगा कि नहीं। अब हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र निकालना है E। तो हम जानते हैं E बराबर होता है F अपॉन Q0। तो F अपॉन Q0 है तो E बराबर क्या आ जाएगा, F की वैल्यू रख दें क्या, F की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 बटे R का वर्ग और गुणा, यहाँ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, F गुणा 1 अपॉन Q0, तो F की वैल्यू गुणा 1 अपॉन Q0, Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो E बराबर आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R न्यूटन प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो जाएगा और यही इसका मान होगा। ठीक, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है एक प्रश्न, छोटा सा एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है कि 6 माइक्रोकूलाम यानी Q की वैल्यू कितना दे दिया, 6 माइक्रोकूलाम, और हमने पढ़ा है माइक्रो का अर्थ क्या होता है 10 की घात ऋण 6 और कूलाम की जगह कूलाम, क्योंकि हमें लेना किस में है, एसआई मात्रक में। ठीक, तो कूलाम इसका मात्रक है और दूरी कितनी है R 3 मीटर दूरी है। तो इस Q से 3 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, E बराबर क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R का वर्ग, यही पढ़ा है ना। देखिए Q अपॉन R का वर्ग, यहाँ पर R नहीं लिखा, R का वर्ग आएगा, क्या आएगा, R का वर्ग। ठीक, तो यहां पर क्या जाएगा Q अपॉन R का, तो E बराबर कितना हो जाएगा भाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमने पिछली कक्षा में देखा था कितनी होती है 9 गुणा 10 की घात 9। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू ये दिया, कितना दिया है 6 गुणा 10 की घात ऋण 6 बटे R कितना दिया है 3 का वर्ग यानी 3 गुणा 3 तिरका 9। तो E बराबर कितना आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात ऋण 6, और हम जानते हैं A की पावर m गुणा A की पावर n बराबर होता है A की पावर m धन n। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर ऋण 6 बराबर 10 की पावर 9 ऋण 6 बराबर 10 की घात 9 में 6 गया, तो 6 गुणा 10 की घात 3 क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम, यानी 6000 न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ की क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक, देखिए
इनकी कल्पना सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी? इनकी कल्पना सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे ने क्या बताया कि जब मान लेते हमारे पास एक धनावेश है, बिंदु O पर रखा है, इसके कारण यहाँ पर चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब यदि इस पर हम कोई धनावेश लाएं इस विद्युत क्षेत्र में, तो क्या करेगा? ये इसे प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षण के कारण इसकी कुछ ना कुछ गति होगी, बल लग रहा है ना, तो कुछ ना कुछ गति होगी। तो उन्होंने बताया कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश रखने पर वह जिस पथ पर गति करता है उस पथ को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में पृथक्कृत या स्वतंत्र एकांक धनावेश रख दें तो उस पर स्थिर विद्युत बल कार्य करता है, जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र में गति करने लगता है। ठीक, तो यदि कंडीशन दे रहा है विद्युत बल एक समान है तो धनावेश सरल रेखा में गति करेगा, किंतु यदि विद्युत बल परिवर्तित हो रहा है तो वह वक्रीय पथ पर गति करेगा, और जिस पथ पर गति करता है उस पथ को क्या नाम दिया जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहा जाता है। ठीक, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा कहाँ होगी या इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो देखिए क्या बताया गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, यानी हमारे पास कोई भी एक क्षेत्र रेखा है, उस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी? उसकी दिशा को व्यक्त करेगी, उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट क्या हैं? एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है, ठीक, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब नेक्स्ट क्या है? देखिए, अब कौन कौन से गुण हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, तो हम देखते हैं इनके गुण। पहला गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हमने क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र रेखा है धनावेश की गति की दिशा, एकांक धनावेश की गति की दिशा। तो धनावेश, स्रोत आवेश भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए हमने क्या बोले कि ये धनावेश से निकलती हैं, और यदि स्रोत आवेश ऋणावेश हो और ये धनावेश है तो ये क्या करेंगे? इसे आकर्षित करेंगी। तो हम क्या बोलेंगे कि धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ व्यक्त किया गया। क्या व्यक्त किया गया? कि ये धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। दूसरा क्या है? यदि एकल आवेश है, आवेश क्या है? एकल हो, एक आवेश हो निकाय में, तो इस स्थिति में ये कहाँ से प्रारंभ होंगी? ये अनंत से प्रारंभ होंगी और अनंत पर ही समाप्त होंगी। ठीक, एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होंगी और अनंत पर ही समाप्त होंगी। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण गुण क्या है? कि भाई दिशा को व्यक्त करना। क्या कह रहा है? कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हो जाएगा इसका तीसरा गुण। चलिए चौथे गुण पर देखते हैं। ये दोनों क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है ना? ये दोनों क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र रेखा, ये भी क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। उसी प्रकार यहाँ पे ये भी एक क्षेत्र रेखा है। ये सारी क्या है? क्षेत्र रेखा है। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक, क्यों भाई? कारण क्या दिया गया? यदि ये काटती हैं, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जिसका अर्थ है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, जो कि संभव नहीं है।
आता है विद्युत क्षेत्र केवल और केवल, चूंकि विद्युत क्षेत्र की केवल एक और एक दिशा होती है, अतः दोनों क्षेत्र रेखाएं या दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसके बाद चौथा क्या है, ठीक, पांचवा कहाँ गया, पांचवा शायद लिखाया नहीं है, तो देख लेते हैं पांचवा क्या है। पांचवा क्या है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी की भांति लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं और लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, यही है जहाँ पर आ जाएगा लंबाई के अनुदिश, लंबाई के लंबवत है यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा लंबाई के अनुदिश, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं यहाँ पर लंबाई के लंबवत, तो वहाँ पर क्या जाएगा सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, चल इसके बाद सातवां क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। आप देख पा रहे थे ये चालक के पृष्ठ के क्या हैं, लंबवत है। अब हम कैसे देखेंगे भाई, या हम बोलेंगे कि ये त्रिज्या की दिशा में निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं त्रिज्या की दिशा में निकलती हैं। आपने कक्षा 10वीं में एक प्रमेय पढ़ा था, क्या प्रमेय है कि किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो वही बात यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्या की दिशा में निकलती हैं और पृष्ठ के क्या हो जाएंगी, वो लंबवत हो जाएंगी। इसके बाद आठवां क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती, अर्थात चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। इसके बाद नौवां क्या है कि प्रबल, जहां विद्युत क्षेत्र की मात्रा ज्यादा है, प्रबल विद्युत क्षेत्र, वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट होंगी या सघन होंगी, और जहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा वहां क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी या विरल होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा एवं उसके गुण। यदि विद्युत क्षेत्र में दो समान परिमाण के धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र स्थापित हो, तो देखिए दोनों आवेश के कारण उनके बीच मध्य बिंदु N पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देना है, समान परिमाण के धनावेश के कारण, समान परिमाण के धनावेश के कारण ये होता है। ठीक, अब तो थोड़ा सा कुछ और चीज भी है, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है और असमान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो भैया एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान, यहाँ पर भी समान, यहाँ पर भी समान, यहाँ पर भी समान, तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, एक समान क्षेत्र कहलाता है। जबकि असमान विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है, ये देखिए, इसको समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे कहते हैं समांतर रेखाओं द्वारा, परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसे इस प्रकार यानी अलग अलग दिशाओं में रेखाओं को खींचकर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, चलिए अब क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग कौन कौन से उपयोग हैं भाई, तो पहला उपयोग तो ये है कि हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से। क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चित्रण से वहां पर प्रबल और दुर्बल विद्युत क्षेत्र की जानकारी भी ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रबल विद्युत क्षेत्र और दुर्बल विद्युत क्षेत्र की जानकारी भी ले सकते हैं। साथ में कहाँ विद्युत क्षेत्र समान है और कहाँ विद्युत क्षेत्र असमान है, इनकी जानकारी भी
विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कैसे भाई? तो देखिए, जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर समदूरस्थ होंगी वहां विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, और जहां पर अलग अलग होंगी, भिन्न भिन्न दूरियों पर होंगी, समांतर नहीं होंगी, वहां विद्युत क्षेत्र असमान होगा। तो ये हमारा तीसरा वीडियो था। इसके में एक बाद हम और भी आगे देखेंगे। आप हमारे इस प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो देख सकते हैं।